नावल सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनी बेस पर नावल, जो कि खून बहा पर भी लिखा गया है। थोड़ा सा रोमांटिक है और थोड़ा सा बोल्ड है। जीनिया शर्जील की कलम से तहरीर करदा यह नावल है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग सुनेंगे और आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रात के 1 बजे का वक्त जब वो हवेली पहुंचा। इस वक्त तकरीबन सब अपने कमरे में सो चुके थे। जैगम सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ अपने कमरे तक पहुंचा और आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला ताकि रोशाने की नींद डिस्टर्ब ना हो। मगर खाली कमरा देखकर जैगम को हैरत हुई। वो अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी नज़र नीचे पोर्शन पर कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा तो बंद था मगर अंदर लाइट ऑन थी। कुछ सोचकर जैगम सीढ़ियाँ उतरता हुआ उस कमरे तक आया। बिना दस्तक के दरवाज़ा खोल दिया। उसे सामने तख्त पर ही रोशानी लेटी हुई नजर आई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो रोशाने के पास आने लगा। कदमों की आहट पर रोशाने ने आंखें खोली तो वहां जैगम को देखकर उसे एक पल के लिए हैरत हुई, मगर दूसरे ही पल वो जल्दी से उठ बैठी। फौरन दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। जैगम की नज़रें रोशाने के सूजे हुए पाँव पर गई, जिन्हें देखकर उसका दिल बुरी तरह तड़पा। रोशाने के सामने तख्त पर बैठकर जैगम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके पाँव को छूना चाहा। रोशाने ने फौरन अपने पाँव पीछे कर लिए। कमरे में दाखिल होते वक्त रोशाने के गाल पर वो भी सुर्खी देख चुका था। रोशाने के इस तरह चेहरा छुपाने पर जैगम को बहुत तकलीफ हुई थी। किसने किया ये सब? अपनी लाताल्लुकी पर खुद को मुलामत करते हुए वो रोशाने के चेहरे से दुपट्टा हटाकर आहिस्ता से उससे पूछने लगा, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? रोशाने सर झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली। जैगम का दिल पूरी तरह दुखने लगा। शहर रवानगी से पहले फ़िरोज़ जतोई उसे बावर करवा चुका था कि रोशाने हवेली में उसकी बीवी की हैसियत से रहेगी, और शमशेर जतोई ने मोबाइल पर उसे कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं बताई थी। माँ ने किया है ना ये सब तुम्हारे साथ? जैगम रोशाने के चेहरे को थाम कर ऊंचा करता हुआ अपनी बात की तस्दीक करने लगा तो रोशाने की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। वो आंसू ना सिर्फ उसका दर्द की बयान कर रहे थे बल्कि चीख चीख कर कशमाला को कसूरवार ठहरा रहे थे। जैगम ने रोशाने के आंसू साफ करके उसे अपने बाजुओं में उठाना चाहा। क्या कर रहे हैं साई? रोशाने एकदम पीछे हुई। कशमाला की गैर मौजूदगी में भी वो कशमाला से खौफसदा सी। अपने कमरे में ले जा रहा हूँ। उसके पैर चलने के काबिल नहीं थे, इसलिए जैगम रोशाने को देखता हुआ बोला, मामी बहुत नाराज़ होंगी। रोशाने नफ़ी में सर हिलाकर उसे मना करने लगी। मेरी बात से इनकार करोगी तो मैं भी नाराज़ हो जाऊंगा। जैगम ने उसे जितने प्यार से धमकाया उतने ही नरमी से उसे अपने बाजुओं में भी उठा लिया। अब भला रोशाने उसे कैसे नाराज़ कर सकती थी? वह कज़न होने के साथ साथ उसका शोहर भी था। जैगम उसे बाजुओं में उठाए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कशमाला के बेरहमाना रवैये के बारे में सोच रहा था, जबकि रोशाने इतने नज़दीक से बहुत गौर से जैगम का चेहरा देख रही थी। जैसे ही जैगम को अपने ऊपर रोशाने की नज़रें महसूस हुईं, उसने फ़ौरन रोशाने को देखा। रोशाने जल्दी से अपनी नज़रें झुका गई। अपने बेडरूम में लाकर उसने रोशाने को बेड पर बिठाया, खुद कमरे से बाहर चला गया। चंद मिनट बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में दूध से भरा गिलास था। ये पीना ज़रूरी है? वो बेचारगी से जैगम को देखती हुई पूछने लगी। बहुत ज़रूरी है, जल्दी से पियो। दूध का गिलास रोशाने को थमाने से पहले वो उसे मेडिसिन पकड़ा चुका था, क्योंकि रोशाने के जिस्म में हरारत को महसूस कर चुका था। कड़वी गोली मुंह में रखने के बाद वो जिस तरह मुंह बनाते हुए दूध पी रही थी, कोई और वक्त होता तो जैगम को हंसी आ जाती। अभी वो खामोशी से रोशाने को दूध पीता हुआ देख रहा था। दूध का खाली गिलास जब रोशाने ने बेड के करीब साइड टेबल पर रखा तो जैगम ने उसके बालों से कैचर निकाला। रोशाने के घने बाल उसकी कमर पर बिखर गए। वो पहली बार रोशाने के बालों की लंबाई देख रहा था। जैगम की नज़रें खुद पर महसूस करके रोशाने ने अपनी पलकें झुका ली। जैगम चंद सेकंड बिना पलकें झपकाए उसे देखता रहा। लेट जाओ, रोशाने की तबीयत का एहसास करते हुए वो उसे बोला। और आप? रोशाने झिझकती हुई जैगम से पूछने लगी। जैगम उसकी बात पर चौंक कर रोशाने का नर्वस चेहरा देखने लगा। नींद नहीं आ रही है मुझे, तुम रिलैक्स होकर सो जाओ। रोशाने की घबराहट और तबीयत की पेश नज़र जैगम उसको देखता हुआ बोला। पॉकेट से अपने सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालता हुआ कमरे में मौजूद बैल्कनी में चला गया।
आधे घंटे बाद जब वो कमरे में वापस आया तब तक रोशाने गहरी नींद सो चुकी थी। जीरो बल्ब की रोशनी में वो रोशाने पर एक नज़र डालकर आहिस्ता से अलमारी खोलकर वो अपना आरामदेह सूट निकालने लगा। जब वो बेड पर रोशाने के बराबर में लेटा तब उसकी नज़र रोशाने के गाल पर पड़ी। उसकी माँ ने तो बेहिसी की इंतहा कर दी थी। ज़ैगम को कशमाला के रवैये पर बेइंतहा दुख हुआ था। कशमाला गुस्से में थी, इस बात का ज़ैगम को अंदाज़ा था, मगर वो रोशाने के साथ इस हद तक बदतरीन सलूक करेगी, अगर ये उसे मालूम होता तो वो कभी भी रोशाने को यहाँ छोड़कर नहीं जाता। ज़ैगम ने आगे हाथ बढ़ाकर रोशाने के गाल को छूना चाहा, मगर ये सोचकर अपना इरादा तर्क कर दिया रोशाने की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। वो खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब ज़ैगम की आंख खुली, अपने बराबर में बेखबर सोती हुई रोशाने को देखकर वो उठ बैठा। कल रात उसने खाना नहीं खाया था, इसलिए इस वक्त उसे काफ़ी भूख महसूस हो रही थी। फ्रेश होकर वो अपने कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियाँ उतरता हुआ वो हॉल में आया तो डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोग उसे हैरत से देखने लगे। कशमाला हफ्ते बाद अपने बेटे का चेहरा देखकर खुशी से मुस्कुरा उठी। कब आए शहर से? ज़ैगम शमशीर जतोई के गले लगा तो वो खुशी होकर अपने पोते से पूछने लगा। कल रात को ही इरादा बन गया था, काफ़ी लेट आना हुआ है, इसलिए आप सबको जगाना मुनासिब नहीं लगा। ज़ैगम शमशीर जतोई को बताता हुआ फ़िरोज़ जतोई से मिल रहा था। आओ नाश्ता करो। ज़ैगम फ़िरोज़ जतोई से मिलता हुआ कशमाला से मिले बगैर फ़िरोज़ जतोई के बराबर में कुर्सी पर ही बैठ गया। कशमाला के चेहरे से एकदम मुस्कुराहट गायब हुई। वो उससे मिला तक नहीं था, ना उसके पास बैठा था। वो जब शहर से आता हमेशा कशमाला के बराबर वाली कुर्सी पर बैठता और कशमाला खुद उसे सारी चीज़ें निकाल कर देती। ज़ैगम टेबल पर मौजूद एक एक चीज़ प्लेट में रखने लगा। कशमाला उसे देखकर ससुर और शोहर को नाश्ता देने लगी। रोशाने नहीं दिख रही, बुलाओ उसे और समझाओ कि नाश्ता वो सुबह सबके साथ किया करे। शमशेर जतोई कशमाला को देखकर बोला तो ज़ैगम खामोशी से केटल से कप में चाय भरने लगा। शनो जाओ रोशानों को बुला कर लाओ, कशमाला ने कहते हुए आंखों ही आंखों में शनो को पीछे के रास्ते से रोशाना के कमरे में जाने को कहा। रोशी उस कमरे में नहीं है जहां आपने शनो को भेजा है, वो मेरे कमरे में मौजूद है। ज़ैगम कशमाला को देखकर बुलंद आवाज़ में बोला। शनो, ये नाश्ता मेरे कमरे में लेकर जाओ और छोटी बीबी को सही से नाश्ता करवाओ। ज़ैगम नाश्ते के प्लेट शनो को देता हुआ बोला। क्या कर रही है वो तेरे कमरे में? कशमाला गुस्से में दांत पीसते हुए ज़ैगम से पूछने लगी, जबकि शमशीर जतोई और फ़िरोज़ जतोई कशमाला को देखने लगे। असूलन तो उसे मेरे कमरे में ही होना चाहिए, बीवी है वो मेरी, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ज़ैगम अब दूसरी प्लेट में अपने लिए नाश्ता निकालता हुआ कशमाला से पूछने लगा। ये किस तरह की बात कर रहे हो अपनी माँ के सामने? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और ये अलग कमरे का क्या चक्कर है? शमशीर जतोई ज़ैगम को टोकता हुआ साथ ही कशमाला से पूछने लगा। ओह, तो आपके इल्म में नहीं है ये बात? रोशी मेरे कमरे की बजाय हफ्ते भर से उस कमरे में रह रही थी जहाँ पर अक्सर रात को देर हो जाने की वजह से घर के मुलाजमों को ठहराया जाता है। ज़ैगम शमशीर जतोई को बताने लगा, जिस पर शमशीर जतोई के साथ साथ फ़िरोज़ जतोई को भी हैरत से कशमाला को देखने लगा। शमरोज़ के कत्ल के बदले उसे यहाँ लाया गया है। अपनी तरफ फ़िरोज़ जतोई की खूंखार नज़र उठती देख कशमाला ज़ैगम को आंखें दिखाती हुई बोली। चाचू के कत्ल का रोशी से कोई ताल्लुक़ नहीं है माँ, चाचू उसके भी मामू थे। यो कत्ल को बुनियाद बनाकर आप या फिर कोई भी उसके साथ बदतरीन सलूक करेगा, ये तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़ैगम नाराज़ लहजे में कशमाला को देखकर बोलने लगा। क्या किया है तुमने रोशाने के साथ? शमशेर जतोई ज़ैगम की बात सुनकर खामोश हो गया, जबकि फ़िरोज़ जतोई गुर्राता हुआ कशमाला से पूछने लगा। मोबाइल छुपाकर अपने साथ लाई थी, आप लोगों के दुश्मनों से बातें कर रही थी, जिसकी ज़रा से सज़ा दी है मैंने। कशमाला मुजरम बनी फ़िरोज़ जतोई को बताने लगी। अब उसे ज़ैगम की हवेली आने पर खुशी होने की वजह से गुस्सा आ रहा था। माँ, किसी को मार मार कर उसके हाथ पांव सुजा देना ज़रा से सज़ा नहीं होती। ज़ैगम कशमाला की बात पर उसे मुलामत करता हुआ बोला। तू खामोश रह, खूब नज़र आ रहा है मुझे कैसे एक ही रात में उसने तुझे शीशे में उतारा है। कशमाला ज़ैगम को छिड़कती हुई बोली। खामोश तुम रहो माला, और ये बात याद रखो कि वो रुबाब की भी बेटी है। आइंदा उसके साथ इस हवेली में कोई भी बुरा सलूक नहीं होना चाहिए। और ज़ैगम, तुम रोशाने को अच्छी तरह समझा दो,
सरदारों से अब उसका हर ताल्लुक ख़त्म हो चुका है। आइंदा वो उन लोगों से किसी भी किस्म का रब्ता करने से परहेज़ करे। शमशेर जतोई अपनी बहू को देखता हुआ बोला और साथ ही उसने जैगम को भी खबरदार कर दिया। शमशेर जतोई की बात सुनकर कशमाला का मुंह बन गया। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाने लगी। फिरोज़ जतोई भी गुस्से में कशमाला के पीछे कमरे में जाने लगा। बाबा साईं प्लीज़ यहाँ पर बैठें, मुझे आपसे और दादा साईं से ज़रूरी बात करनी है। जैगम उसे वापस कुर्सी पर बैठाता हुआ बोला। वो जानता था फिरोज़ जतोई इस उम्र में आकर भी हाथ उठाने में देर नहीं लगाता था। जो भी था वो अपनी माँ के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहता था जितना वो उसकी बीवी के साथ कर चुकी थी। चाचू के ना होने से ऑफिस का काफ़ी लोड मुझ पर पड़ गया है। आप दोनों तो ये जानते ही हैं। शहर में अब मैं अपने फ्लैट में रहता हूँ, इसलिए वहाँ पर खाने और दूसरे कामों के लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब रोशी को अपने साथ ले जाऊँ। जैगम बारी बारी उन दोनों को देखता हुआ बोलने लगा। कोई ज़रूरत नहीं है उसे अपने साथ लेकर जाने की। काम का ज़्यादा ही मसला आ रहा है तो कोई काम वाली रख लो। बीवी यहाँ पर है तो हफ्ते बाद यहाँ का चक्कर भी लगा लिया है तुमने, वरना तो महीने महीने हम तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाते हैं। शमशेर जतोई बारोब अंदाज में बोला तो जैगम खामोश हो गया। बाबा साईं ले जाने दें उसे अपनी बीवी को अपने साथ। इस तरह से जिम्मेदारी का भी एहसास होगा और अपने से जुड़े रिश्तों की कदर भी आएगी। फिरोज़ जतोई जैगम का लटका हुआ मुंह देखकर शमशेर जतोई से बोला। तब शमशेर जतोई ने जैगम को रोशानी को साथ लेकर जाने की इजाज़त दे दी, जिस पर जैगम ने सुख का सांस लिया। थैंक्स दादा साईं, मैं कोशिश करूँगा हर हफ्ते चक्कर लगा लिया करूँ। और बाबा साईं आप ये बात दिल से निकाल दे कि मैं अपने से जुड़े रिश्तों की कदर नहीं करता। जैगम फिरोज़ जतोई को देखता हुआ बोला और नाश्ता करने लगा। आज रात में ही उसे रोशानी को अपने साथ लेकर निकलना था। शन्नू से थोड़ी देर पहले ही नाश्ता करवाकर कमरे से बाहर निकले तो जैगम कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बेसाख्ता रोशानी का हाथ अपने दुपट्टे पर पड़ गया। खुदा का खौफ करो, मेरी बीवी बनने के बाद भी तुम मुझसे चेहरा छुपाओगी। जैगम रोशानी की हरकत नोट करता हुआ बोला, उसके सामने आकर बेड पर बैठा। कल रात की बनिस्बत अब वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। पुरानी आदतें फ़ौरन नहीं चली जाती, थोड़ा वक्त तो लगता है। रोशानी जैगम से ये नहीं बोल सकी कि ये उसकी माँ, उसे चेहरा छुपाने का हुक्म खुद उसी की माँ ने दिया है। फिर तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि शर्म और पर्दे वाली आदत जल्दी ख़त्म हो जाए। जैगम उसका हाथ थामकर बोला तो रोशानी का दिल ज़ोर से धड़का। वो फ़ौरन पलकें झुका गई। जैगम रोशानी का नर्वस सा चेहरा देखने लगा। जैगम की बात सुनकर रोशानी के चेहरे पर ना ही कोई नागवार तासुर उभरा था, ना ही उसने बेजार होकर या बहाने से जैगम से अपना हाथ छुड़वाया था। जैगम उसका एक एक अंदाज नोट कर रहा था, जिससे वो अंदाज़ा लगा सके कि रोशानी उसके साथ खुश है कि नहीं। कुछ सोच रही हो या फिर कुछ पूछना चाहती हो। उसकी खामोशी महसूस करके चंद सेकंड बाद जैगम रोशानी से पूछने लगा, क्या आप कल रात सो गए थे? जो वो पूछना चाह रही थी उसको समझ नहीं आया कैसे पूछे, और इस चक्कर में वो उल्टा ही सवाल पूछ बैठी। मेरे ख्याल में रात तो सोने के लिए ही होती है। तुम क्या सोच रही हो? कल रात जाकर मुझे क्या करना चाहिए था? जैगम रोशानी को देखता हुआ संजीदगी से उससे पूछने लगा। जैगम की बात सुनकर रोशानी एकदम सटपटा गई। नहीं, वो मेरे पूछने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था। मतलब कि आप कल रात को कहाँ पर सोए थे? रोशानी ने जैगम की बात से मज़ीद कंफ्यूज होकर दिल में आया सवाल उससे पूछने लगी। यहीं इसी बेड पर तुम्हारे पास? जैगम यूं ही उसका हाथ थामे गौर से रोशानी को देखता हुआ बोला, यहीं बेड पर मेरे पास? रोशानी आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाई। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसके हाथ का लरज़ना जैगम महसूस कर चुका था। क्यों? क्या नहीं सो सकता? या तुमने माइंड किया मेरा यहाँ सोने पर? जैगम मुझसे सवाल करता हुआ अब भी उसके चेहरे का तासुरात दिख रहा था। हरगिज़ नहीं, मेरा मतलब है, मेरा वो मतलब भी नहीं था, मैं क्यों माइंड करूँगी? रोशानी उसकी बात पर मज़ीद नर्वस होने लगी थी। उसे डर था वह किसी बात का माइंड न कर जाए। जैगम चंद सेकंड खामोशी से उसे देखता रहा। शहर चलना मेरे साथ? अचानक से पूछते हुए जैगम ने उसका दूसरा हाथ भी थाम लिया, जिस पर रोशानी हैरत से आंखें खोलकर उसे देखने लगी। वाकई? अब मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे?
وہ اس کے اتنے قریب اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ روشانہ یہ بات بھول گئی اور بے یقینی سے زیغم سے پوچھنے لگی، جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو، اگر تم میرے ساتھ جانا چاہو گی تو ضرور لے کر جاؤں گا۔ زیغم کی نظر روشانہ کی آنکھوں گالوں کے بعد ہونٹوں کا طواف کرنے لگی، ساتھ ہی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے انگوٹھے سے نرمی سے سہلانے لگا، مگر روشانہ اس کا انداز اس کی نظروں کا نوٹس لیے بغیر شہر جانے والی بات پر حیرت زدہ تھی۔ سب سے اجازت مل جائے گی نا؟ روشانہ اس سے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بہت آس سے پوچھنے لگی، تو زیغم اس کے انداز پر مسکرایا، میں سب سے اجازت لے چکا ہوں، تم پیکنگ کر لو، ہمیں رات کو نکلنا ہوگا۔ زیغم نے بولتے ہوئے نرمی سے روشانہ کا ہاتھ دبایا۔ زیغم کا موبائل بجنے لگا تو وہ بیڈ سے اٹھ کر موبائل کال ریسیو کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ زیغم کے کمرے سے جانے کے بعد روشانہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، اور یہ مسکراہٹ کافی دنوں کے بعد اس کے لبوں پر آئی تھی، جیسے اسے آزادی کا پروانہ ملا ہو۔ ویسے ہی کشمالہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ تو ایک رات میں ہی تو پھنسا لیا تو نے میرے بیٹے کو اپنے حسن کے جال میں۔ زیادہ مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خوشی میں زیادہ دیر تک قائم نہیں ہونے دوں گی، بہت جلد تجھے یہاں سے دفع کروں گی، پھر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی سے۔ ابھی تو شہر جا اور چند دن خوش ہو لے۔ کشمالہ روشانہ کو دیکھ کر زہر خواندہ لہجے میں بولی، اور روشانہ کی خوشیاں ملیا میٹ کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ تم یہاں آ گئے، وہ بھی اکیلے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے؟ رات کے وقت کھانے کی میز پر جب کبرا خاتون، سردار اسماعیل خان، زرین اور زالے موجود تھیں، تب حویلی میں تیمور خان داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر سب لوگ حیرت زدہ تھے۔ تب سردار اسماعیل خان تیمور خان سے بولا، تو پھر کیا کروں؟ کب تک چھپا بیٹھا رہوں؟ اور آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ روشانہ کو ان بغیرتوں کے حوالے کر دیا۔ تیمور خان کو جب سے زیغم اور روشانہ کی نکاح کی خبر ہوئی تھی، وہ تب سے جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ غصے میں ان سب کو چیخ کر بول رہا تھا، روشانہ کو اگر ان لوگوں کے حوالے نہیں کرتے تو پھر فیروز جتوئی اپنے بھائی کے خون کا بدلہ تمہارے باپ کے خون سے لیتا، گوارا کر لیتے تم؟ خون کا پیاسا ہو رہا ہے اس وقت فیروز جتوئی۔ کبرا خاتون کرسی سے اٹھ کر تیمور خان کے پاس آتے ہوئے روب دار آواز میں بولی، پیاسے تو وہ لوگ اب بھی ہو رہے ہیں میرے خون کے، اسی وجہ سے تو چھپا بیٹھا تھا، مگر آپ لوگوں نے بہت غلط کیا ہے، روشانہ کو ان کے حوالے کر کے میں چھوڑوں گا نہیں اب کسی کو۔ تیمور خان مزید غصے میں بولا، تم ایک قتل کر چکے ہو تیمور، اگر اب تم نے کوئی دوسرا گناہ کیا تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ روشانہ کے نصیب میں تم نہیں، شمشیر جتوئی کا پوتا لکھا تھا، اس بات کو قبول کرو، اپنی طبیعت میں سدھار لاؤ۔ سردار اسماعیل خان تیمور خان کے غصے کو نظر انداز کرتا ہوا اسے وارن کرنے لگا، مگر سردار اسماعیل خان کی بات سے تو جیسے تیمور خان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بنا سردار اسماعیل خان کی بات کا اثر لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زرین افسوس سے سردار اسماعیل خان کو دیکھنے لگی، میں اس وقت تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی کوئی بات سننا چاہتا ہوں، واپس چلی جاؤ میرے کمرے سے۔ رات کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، تب زالے تیمور خان کے کمرے میں آئی۔ تیمور خان جو کہ صوفے پر بیٹھا ہوا شراب سے بھرا ہوا گلاس ایک کے بعد ایک اپنے اندر انڈیل رہا تھا، زالے کو دیکھتا ہوا اس پر چیخا، چلی جاؤں گی خان، مگر ایک ہارے ہوئے انسان کی شکل دیکھ کر، اسے اس کی اوقات یاد دلا کر۔ سمجھتے کیا ہو خود کو، جو دولت اور طاقت کے نشے میں مغرور ہو چلے ہو؟ خوف خدا شاید تمہارے اندر بچا ہی نہیں۔ ایک مظلوم اور بے قصور انسان کو قتل کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپے؟ روشانہ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر کے تمہارا دل ذرا نہیں لرزا؟ تم روشانہ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو نا خان؟ سچ تو یہ ہے تمہیں اس سے پیار بالکل نہیں تھا، تم بس اسے ساری زندگی اپنا غلام بنا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ بہت اچھا وہ تمہاری غلامی سے آزاد ہو گئی، بہت اچھا ہوا جو اس کا نکاح زیغم جتوئی کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ روشانہ جیسی معصوم لڑکی تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ ایک وقت ایک تھکے ہوئے اور ہارے ہوئے انسان کی طرح اپنے کمرے میں بیٹھ کر تم اپنی ہار کا سوگ منا رہے ہو۔ آج مجھے تمہاری اس حالت پر ذرا ترس نہیں آ رہا، بلکہ پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے زالے۔ ابھی مزید تیمور خان کو کچھ کہتی، مگر تیمور خان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ گلاس کو دور پھینک کر صوفے سے اٹھتا ہوا زالے کے پاس آیا۔ بہت کر لی تم نے میرے سامنے بک بک، اور بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں،
तो मुझे यहाँ मेरे कमरे में मेरी औकात याद करवाने आई हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी औकात और ये भी कि तुम क्या डिज़र्व करती हो। तैमूर खान ने बोलने के साथ जाले के ऊपर से दुपट्टा खींचकर दूर फर्श पर फेंका। इसी तरीके से जाले की बोलती बंद हो सकती थी। रोशाने को भी वो इसी तरह डराता था। खान। जाले से तैमूर खान की हरकत पर हैरत और सदमे से कुछ बोला नहीं गया। फर्श पर अपने गिरे हुए दुपट्टे को देखने के बाद वो बेयकीनी से तैमूर खान को देखने लगी। क्या वो उसकी नज़र में इतनी कमतर थी कि मोहब्बत के बदले उससे ज़िल्लत बर्दाश्त करती कि वो उसका दुपट्टा उतार डाले। चली जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि मेरे अंदर का वहशी जानवर तुम्हें बुरी तरह नोच डाले। तैमूर खान तहकीर से जाले को देखता हुआ बोला। बेख्तियार जाले की आंखों में नमी उतरी। एकदम जाले का हाथ उठा जो तैमूर खान के गाल पर उंगलियों का निशान छोड़ गया। वो वाकई एक जानवर था जिससे वो दिल लगा बैठी थी। वो उसका थप्पड़ ही डिजर्व करता था, मोहब्बत नहीं। तुम मेरी मोहब्बत के लायक नहीं हो खान। जाले से थप्पड़ खाकर वो कहर आलूद आंखों से जाले को देखने लगा। जाले अपनी आंखों से नमी साफ करती हुई तैमूर खान को देखकर बोली और फर्श पर गिरा हुआ दुपट्टा उठाने लगी। खान तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है। आइए खान खुद तुम्हें किसी दूसरे के लायक नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि जाले तैमूर खान के कमरे से बाहर निकलती, तैमूर खान तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता हुआ आया। जाले के बालों को मुट्ठी में जकड़कर बेड पर धक्का देते हुए बोला। खान नहीं, पीछे हटो, जाने दो मुझे। जाले ने बोलते हुए बेड से उठने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही तैमूर खान जाले पर झुकता हुआ उस सो को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो रोशानी नहीं थी जो डर सहम जाती, मगर आज तैमूर खान भी उसका गुरूर तोड़ देगा। तैमूर खान के दिमाग में सोचें आने लगी। जाले तैमूर खान की कैद में बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। वो अपने हाथ जाले के होंठों पर रखकर इसकी चीखों का गला घूंट चुका था। जब उसने जाले की कमीज को फाड़ा तो जाले रोती हुई अपने बचाव के लिए तैमूर खान का मुंह और बाल नोचने लगी। जाले के नाखूनों से तैमूर खान के दायां गाल जख्मी हो चुका था, जिस पर गुस्से में तैमूर खान ने उसके मुंह पर से हाथ हटाकर अपने दोनों हाथों से जाले के दोनों हाथों की गिरफ्त में लिए। अब वो जाले की गर्दन पर झुकता हुआ दरिंदगी दिखा रहा था। खान नहीं। उसके दांत अपनी गर्दन में गड़ते हुए महसूस करके जाले रोती हुई बुरी तरह चीखी थी, मगर अब तैमूर खान के अंदर का हैवान जान चुका था। ऊपर से शराब के नशे में चोर शैतान उस पर गालिब आ चुका था। उसने जाले की कमीज को गिरेबान चाक कर दिया, जिस पर सदमे से रोती हुई दोबारा चीखी, मगर तैमूर खान को उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थी। वो मज़ीद हैवानियत पर उतर आता, मगर जब ही कमरे का दरवाज़ा खुला, जिस पर तैमूर खान की निगाह फ़ौरन दरवाजे पर गई। अम्मी। दरवाजे पर ज़रीन खान को देखकर वह जल्दी से बेड से उठा। या अल्लाह। ज़रीन कमरे के अंदर का मंजर देखकर कांप उठी। बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखती हुई दरवाजे से चिपक गई, जबकि रोती हुई जाले तैमूर खान के पीछे हटने पर खुद भी बेड से उठी और चीखें मार कर रोती हुई वो ज़रीन की तरफ लपकी। उसके बाजू और गले से फटी हुई कमीज़ देखकर ज़रीन कांपते हुए हाथों से अपनी चादर जाले के गिर्द लपेटने लगी। अब जाले ज़रीन के गले लगकर बुरी तरह रो रही थी और तैमूर खान, जिसका सारा नशा ज़रीन को देखकर उतर चुका था, अब वो शर्मिंदा सा खड़ा था। अम्मी, ये मेरे कमरे में खुद आई थी, मगर मैं इसे डरा रहा था। तैमूर खान हिम्मत करता हुआ ज़रीन के पास आया और उसके सामने बोलने लगा। जब भी ज़रीन जाले को खुद से अलग करती हुई तैमूर खान के पास आई और ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया। अपने ही घर पर नकब लगाने की कोशिश की है तूने तैमूर। शर्म नहीं आई तुझे इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए? और कितने गुनाह कमाएगा तू? बल्कि कौन सा बच गए जो तेरे हिसाब में नहीं लिखा गया होगा? शराबी, कातिल, जानी। ज़रीन तैमूर खान के मुंह और सीने पर ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारती बुरी तरह रो रही थी, जबकि तैमूर खान शर्मिंदगी और खजालत से सुर्ख चेहरा लिए सर झुकाए खड़ा था। ज़रीन की चीखों पुकार से सरदार इस्माइल खान और कुबरा खातून भी उसके कमरे में आ गए थे। या अल्लाह, या मेरे मालिक, मुझे बता दे, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ है जो ऐसी बदकार औलाद तूने मुझे मेरे नसीब में लिख दी। अब ज़रीन नीचे फर्श पर बैठकर रोती हुई माथे पर हाथ मारकर बोल रही थी, जबकि तैमूर खान अभी भी सर झुकाए मुजरमों की तरह खड़ा था। जाले ज़रीन की चादर लिपटी हुई वहीं दीवार से चिपकी सिसक रही थी। ये सब क्या हो रहा है? ज़रीन, क्या हुआ है तुम्हें? सरदार इस्माइल खान कमरे के अंदर दाखिल होता वह ज़रीन से पूछने लगा, मगर वह ज़रीन की चादर में लिपटी हुई जाले को देखकर ठिठक गया। कुबरा खातून भी रोती हुई ज़रीन के बाद कोने में दीवार से लगी जाले को देख रही थी और मामला समझने की कोशिश कर रही थी।
جبکہ دھاڑے مار کر روتی ہوئی زرین کی چادر میں لپٹی ہوئی زالے کا فرش پر گرا ہوا دوپٹہ، میز پر موجود شراب کی بوتل، سر جھکائے نادم کھڑا تیمور خان، اور تیمور خان چہرے گردن پر ناخنوں کے نشان۔ سردار اسماعیل خان کو پورا معاملہ سمجھ آ گیا۔ بے غیرت، بے شرم، ذلیل انسان، کیا کیا ہے تو نے اس بچی کے ساتھ؟ بول، نہیں تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ سردار اسماعیل خان غصے میں تیمور خان کی طرف بڑھ کر اس کو بری طرح مارتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ تیمور خان ابھی بھی خاموش سردار اسماعیل خان سے مار کھائے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو اسماعیل خان؟ میں کہتی ہوں چھوڑ دو تیمور کو۔ کبریٰ خاتون سردار اسماعیل خان کو دیکھتی ہوئی زور سے بولی، آج آپ بیچ میں مت بولے اماں حضور، یہ جو آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے نا، وہ سب کچھ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ سردار اسماعیل خان تیز آواز میں کبریٰ خاتون کو بولا، اور زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اس نے اس انداز میں کبریٰ خاتون سے بات کی تھی۔ میں تم جیسی ذلیل اور بد کردار اولاد کو اس چھت کے نیچے برداشت نہیں کر سکتا، نکل جاؤ اس گھر سے۔ سردار اسماعیل خان دوبارہ تیمور خان کی طرف مڑتا ہوا اس سے بولا، آنٹی۔ سردار اسماعیل خان زالے کی آواز پر مڑا، جو کہ بھاگتے ہوئے فرش پر بے ہوش پڑی زرین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صبح روشانے کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے قریب سے زیغم کو سوتا ہوا پایا۔ وہ روشانے کے بے حد قریب لیٹا ہوا تھا، اتنا قریب سے روشانے کے دل کی دھڑکنیں تھمنے لگیں۔ کل رات میں زیغم اسے حویلی سے اپنے فلیٹ لے آیا تھا۔ سفر میں وقفے سے وہ روشانے سے باتیں کرتا رہا۔ اسی دوران وہ اسے بتا چکا تھا کہ اب وہ شمروز جتوئی کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو چکا ہے، جو ابھی پوری طرح ڈیکوریٹ نہیں۔ ساتھ ہی وہ روشانے سے اس کی سٹڈیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ روشانے نے ڈرتے ڈرتے اس سے اپنی سٹڈیز کا کنٹینیو رکھنے کی اجازت مانگی، جو زیغم نے اسے آرام سے دے دی۔ روشانے اس بات پر خوش تھی۔ رات میں ان دونوں کا اپنے فلیٹ میں کافی لیٹ پہنچنا ہوا۔ جب سونے کا وقت آیا، روشانے بیڈ روم میں آ کر بیڈ کو دیکھنے کے بعد زیغم کو دیکھنے لگی۔ تم ریلیکس ہو کر سو جاؤ، مجھے تھوڑا سا آفس کا کام ہے۔ زیغم اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بولتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات میں روشانے نے سونے سے پہلے کافی دیر تک زیغم کا کمرے میں انتظار کیا، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کب زیغم بیڈ روم میں آیا۔ اس وقت وہ پلکیں چپکائے بنا سوئے ہوئے زیغم کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے چند روز پہلے وہ شمروز جتوئی کے گھر میں اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ہر نقش کو ازبر کرنے کے بعد روشانے اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ تبھی زیغم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ روشانے ایک دم اس کے سینے سے جا ٹکرائی اور بے سختہ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، ساتھ ہی اس کے بالوں میں بندھا ہوا جوڑا کھل گیا۔ اچھی طرح کر لیا میرے چہرے کا معائنہ؟ زیغم کی آواز میں نیند کا خمار ابھی تک موجود تھا۔ شاید اپنے چہرے پر نظروں کی تپش سے وہ جاگ گیا تھا۔ وہ روشانے کے بال اس کے چہرے سے ہٹاتا ہوا قریب سے روشانے کو دیکھ کر پوچھنے لگا، نہیں تو میں کیوں کرنے لگی بھلا آپ کے چہرے کا معائنہ؟ اپنی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے وہ شرمندہ ہوتی ہوئی بولی، اور زیغم کے اوپر سے اٹھنے لگی تو زیغم نے ایک بار پھر اسے اپنی طرف کھینچا، اور اگر میں اس وقت تمہارا مکمل معائنہ کرنا چاہوں تو؟ زیغم کی بات سن کر اس کا رنگ حیا سے لال پڑنے لگا۔ آپ رات میں سونے کے لیے کمرے میں اتنی دیر سے کیوں آئے؟ روشانے اب اس کی معنی خیز بات کا کیا جواب دیتی، اس لیے زیغم کی بات کو گھما کر الٹا اس سے سوال کرنے لگی۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میرا انتظار کرو گی تو کمرے سے جاتا ہی نہیں۔ زیغم اب دونوں ہاتھوں سے روشانے کا چہرہ تھامے اس کو بولنے لگا۔ روشانے زیغم کی بات پر پلکیں جھکا گئی۔ روشانے کی پلکیں جھکانے پر بے ساختہ زیغم کو اس پر پیار آیا۔ وہ روشانے کے چہرے پر جھکتا ہوا اپنے ہونٹ روشانے کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ اپنے تشنہ لبوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس بیڈ پر لیٹ کر بے خود سا روشانے کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہیں یار، یہیں موجود ہوں، کل رات کو ہی واپسی کر لی تھی، میٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ جاؤں گا۔ روشانے جب واش روم سے باہر آئی تو زیغم کو موبائل پر محض گفتگو پایا۔ وہ خاموشی سے زیغم پر نگاہ ڈالے بنا بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں کسی بھی سامان کی کمی پیشی ہو تو لسٹ بنا لینا، کل سے اپنا کالج جانا سٹارٹ کر دینا۔ صبح میں تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا، واپسی کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیا کروں گا۔ آفس سے واپس آتے ہوئے مجھے شام ہو جائے گی۔
डाइनिंग हॉल में नाश्ते के दौरान जैगम रोशाने को देखता हुआ बोला, मैं इंतज़ार करूंगी आपका। रोशाने की बात सुनकर जैगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसे कहीं से भी शायबा नहीं गुजरा था कि रोशाने उसके साथ या फिर उस रिश्ते में खुश नहीं है। जैगम ऑफिस जाने के लिए फ्लैट से बाहर निकला तो रोशाने ने दरवाजे तक आई। जैगम उसे अलविदा कहता हुआ रोशाने के चेहरे पर झुकने लगा। तब रोशाने एकदम पीछे हुई और जल्दी जल्दी आयत पड़ती हुई जैगम के चेहरे और सीने पर फूंकने लगी। तब वह मुस्कुराकर उसकी पेशानी पर होंठ रखता हुआ फ्लैट से बाहर निकल गया।